जय हिंद साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 513। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इधर, तो पहला क्वेश्चन है, अ ड्रम कंटेन्स 80 liters of ethanol, 20 liters of this liquid is removed and replaced with water, 20 liters of the mixture again removed and replaced with water, how much water is present in the drum now। ठीक है, ये आपको बताना है कि लास्ट में इसमें पानी जो है वो कितना है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, शुरुआत में इसमें जो इथेनॉल था वो कितना था, 80 लीटर। ठीक है, ये जो कंटेनर है ये 80 लीटर इथेनॉल से भरा हुआ था। ठीक है, अब इसमें से जब पहली बार 20 लीटर निकाला, तो अगर 80 में से 20 लीटर निकल चुका है, इसका मतलब इसका 1/4 पार्ट जो है वो निकल चुका है, तो बचा कितना, 3/4 बच गया। तो यहां से हम लिखेंगे कि जो लेफ्ट इसमें इथेनॉल होगा, ठीक है, वो कितना होगा। अभी जितना शुरुआत में है पहले आप उतना लिखें, 80 लीटर। ठीक है, इसमें से 1/4 भाग, ये 80 में से अगर 20 निकल चुका है, इसका मतलब 1/4 भाग निकल चुका है, तो बचा कितना, 3/4। तो इसका 3/4 जो है वो बचा हुआ है। ये प्रोसेस एक बार और किया गया तो फिर से 1/4 निकल गया, 3/4 फिर से बच गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। तो यहाँ से इसे सोल्व करने पर 5 तिये 15 तिये 45, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि लास्ट में इसमें जो इथेनॉल है वो कितना है, 45 लीटर है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि लास्ट में इसमें वाटर कितना है। तो उस केस में जब आप वाटर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, अभी टोटल ये कितना है, 80 है, उसमें से अगर हम ये 45 घटा दें तो बाकी कितना बच गया, 35 बच गया। यानी कि 35 लीटर जो है वो क्या है, इसमें वाटर है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन हर 10 दिन के बाद इसमें से 5 आदमी जो है वो काम छोड़कर जाते रहे। ठीक है, आपको बताना है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, 40 आदमी जो हैं ये उस काम को 40 दिन में कर देते हैं। आप जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स को आप मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, तो वो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, टोटल वर्क होता है। आप जानते हैं वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर होता है। नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो आपके एफिशिएंसी में काउंट हो जाएंगे और डेज जो है वो टाइम में। तो यहाँ से मैन इनटू डेज को हम वर्क लिख सकते हैं। तो 40 आदमी अगर 40 दिन में इस काम को कर सकते हैं, इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना है, 1600 है। ठीक है, अब हमें गिवन है कि अगर हर 10 दिन के बाद इनमें से 5 आदमी छोड़कर जाते रहे, तब इसे कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, 40 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया, 10 दिन के बाद 5 छोड़ जाएंगे, इसका मतलब इन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया है। कितना हो गया, 400 हो गया। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए तो इनमें से 5 छोड़कर चले गए, तो कितने बच गए, 35 बच गए। फिर इन्होंने अगले 10 दिन तक काम किया तो कितना हो गया, अभी 350 हो गया। फिर जैसे ही 10 दिन पूरे हुए तो इनमें से 5 आदमी फिर छोड़कर चले गए, तो कितने रह गए, 30 रह गए। फिर इन्होंने 10 दिन तक काम किया, इस तरीके से 300 काम हो गया। जैसे ही 10 दिन फिर से पूरे हुए तो 5 फिर छोड़ गए, तो 25 रह गए। फिर इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो इस तरीके से कितना हो गया, 250। देखिए, हमें टोटल जो कराना है वो 1600 कराना है। ठीक है, फिर 10 दिन के बाद 5 फिर छोड़ गए, तो कितने रह गए, अभी 20 रह गए। इन्होंने फिर 10 दिन तक काम किया और इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया, अभी 200 आ गया। अगर आप इन सभी वैल्यूज को देखें कितना हो चुका है, तो 400 और 300 700 और 200 900, 900 और 600 1500 हो चुका है आउट ऑफ 1600। यानी कि अभी 100 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 5 छोड़कर चले गए तो 15 रह गए। अगर आप इनसे आगे 10 दिन तक काम कराओगे तो ये 150 हो जाएगा। हमें अब आगे कितना कराना है, हमें सिर्फ 100 और कराना है। क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना अब कराना है उतना मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है ये किस तरीके से आएगी, अगर आप इसको इससे भाग कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप 100 को डिवाइड करोगे 15 से, तो 100/15 यानी कि 20/3 यानी कि 6/2/3। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 6/2/3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 6/2/3। इस तरीके से वो काम कंप्लीट हो चुका है। इन्हें अगर आप ऐड करेंगे तो ये 1600 ही आएगा। इधर अगर आप टाइम को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा। जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा आपके पास 56/2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पाइप्स विल एम्प्टी द पूल फास्टेस्ट। आपको बताना है कौन सा पाइप जो है वो इसे कम समय में
इसको भर खाली कर देगा, ये आपको बताना है। एक पाइप जिसका डायमीटर 60 है, या फिर दो पाइप 30 डायमीटर जिनका है, या फिर एक पाइप का डायमीटर 20 है, ऐसे तीन पाइप, या फिर नन ऑफ दिस, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए किसी भी पाइप से जो वाटर फ्लो करता है वो क्या है, उसकी वॉल्यूम होती है। अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम किसके बराबर होती है, वॉल्यूम जो होती है पाई आर स्क्वेयर एच के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिपेंड जो इस ये वैल्यू जो जिस पर डिपेंड करेगी, किस पर करेगी, ये आर स्क्वेयर पर डिपेंड करेगी। क्लियर है भाई, यहाँ पर जो रेडियस आएगी वो 30 आ जाएगी, यहाँ पर जो रेडियस आएगी वो क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो जिसकी ज़्यादा रेडियस होगी उसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आएगी, और उस केस में वहां से हम ये बोल सकते हैं कि वो जो है वो सबसे कम टाइम लेगा। क्लियर है। तो उस केस में आपको रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर करने के बजाय आप सीधा डायमीटर का ही स्क्वायर कर लें। जैसे अगर आप इसका स्क्वायर करोगे पहले केस में, अगर आप 60 का स्क्वायर करते हैं तो 60 का जो स्क्वायर है ये वैल्यू कितनी आएगी, 3600 आएगी, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए 30 का स्क्वायर करते हैं, तो 30 का स्क्वायर आपने किया, लेकिन यहाँ पर दो पाइप हैं तो इसलिए हम इसको दो गुना भी कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर 900 गुना दो करेंगे तो ये 1800 आएगा। क्लियर। तो ये वैल्यू उससे तो कम ही आएगी ना, यहाँ पर तीन पाइप हैं। और अगर आप मान लीजिए 20 का भी स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 और गुना 3 कर दें तो ये कितना आएगा, 1200 आएगा। इसका मतलब इससे ही ज्यादा पानी जो है वो बाहर निकलेगा, और अगर उससे पानी ज्यादा बाहर निकल रहा है तो टाइम भी वही कम लेगा। क्लियर है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, ये सबसे जल्दी उसे खाली कर देगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आदमी हैं ए और बी, जो कि 260 किलोमीटर का गैप है इनमें, ठीक है, 9 बजे, ठीक है। दो आदमी हैं ए और बी, ए और बी 9 बजे इनके बीच में जो गैप है वो हमें दे रखा है 260 किलोमीटर का। क्लियर है। अब यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए हमें गिवन है कि ए ने तो तुरंत स्टार्ट कर दिया, यानी कि ए ने तो 9 बजे ही चलना स्टार्ट कर दिया, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस स्पीड से ए ने जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। लेकिन जो बी है उसने 11 बजे चलना स्टार्ट किया, बी ने 11 बजे चलना स्टार्ट किया, और किस स्पीड से, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने चलना स्टार्ट किया। क्लियर है, बी ने। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि किस समय ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है। तो किस समय एक दूसरे से मिलेंगे ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सुनिए। देखिए यहाँ पर दोनों जो हैं वो मूव कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड यूज होगी वो दोनों की स्पीड का सम होगी। लेकिन रिलेटिव स्पीड तब यूज होगी जब दोनों मूविंग कंडीशन में होंगे। एक ने ए ने जो है 9 बजे चलना स्टार्ट किया, जबकि बी ने जो है वो 11 बजे चलना स्टार्ट किया, तो 9 से 11 यानी कि उस 2 घंटे में कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं होगी। तो पहले हम ए को 2 घंटे चलाते हैं। देखिए 1 घंटे में अगर ये 25 जाता है तो 2 घंटे में 50 चला जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ से ये 50 किलोमीटर आगे जा चुका है। क्लियर है। इसने 50 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है आउट ऑफ 260, बचा कितना, 210 किलोमीटर रह गया। अब क्या होगा, अब टाइम जो है वो 11 बज चुके हैं, तो अब ये भी चलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो बचा हुआ 210 किलोमीटर है सिर्फ ये कवर होगा रिलेटिव स्पीड से। अगर हम इस 210 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड से कवर कराते हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 10 और 25, इन्हें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 घंटे बाद। और ये जो 6 घंटे हैं ये कब के बाद हैं, ये 11 बजे के बाद 6 घंटे हैं। तो अगर आप 11 AM में अगर आप 6 घंटे ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा अभी, 5 PM, यानी कि इस समय ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द शेडो of a vertical tower on level ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 to 30। देखिए ये कोई टावर है, इसकी जो शेडो है मान लेते हैं यहां पर है, ठीक है, इस टावर की जो शेडो है वो यहां पर है, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। लेकिन अगर ये 30 डिग्री हो जाता है, यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 के बजाय 30 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि पहले शेडो यहां तक थी, अब जो है इंक्रीज हो जाती है 10 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये कितना है, ये 10 मीटर है। क्लियर है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए भी आगे कैसे होगा। अब देखिए इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये जो है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा देखिए इधर सभी।
देखिए आप जानते हैं कि जब यहाँ पर 45 डिग्री होता है तो अगर हम इस ट्रायंगल में रेशो की बात करें साइड्स की, तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये √2 होता है। क्लियर है? जब यहाँ पर 30 डिग्री होता है तो ये कितना होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हम लिखेंगे कि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर 2 होता है, 45 के हिसाब से यहाँ पर √2 होता है। तो हमें ये पता है कि अगर ये कंप्लीट √3 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, ये होगा √3 - 1। क्लियर है? तो यहां से हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि √3 - 1 की जो वैल्यू है वो 10 मीटर है, और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें इस 1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो कैसे होगा, देखिए इधर हम यहां से लिखेंगे कि अगर √3 - 1 जो है अगर वो 10 मीटर के बराबर है तो 1 जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 10/√3 और माइनस में 1। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा आपका 10 × √3 + 1, और नीचे क्या आ जाएगा, अभी नीचे 2 आ जाएगा रैशनलाइज करने पर, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5 × √3 + 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में हमें गिवन है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी, डी जो है वो बीसी पर एक बिंदु है। देन एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है यानी कि ये वाला जो एंगल है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। ठीक है, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये 2 थीटा है। ठीक है, एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी यानी कि ये कंप्लीट एंगल जो है ये हमें 70 दे रखा है, तो उसमें से अगर ये थीटा घटा दें तो ये कितना रह गया, अभी ये 70 माइनस थीटा रह गया। क्लियर है? इसके बाद एंगल बी जो है ये हमें दे रखा है 56 डिग्री। अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, हमें बताना है एंगल ए डी सी क्या होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है भी। ठीक है, देखिए इधर कैसे होगा, तो यहां से हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल है अगर हम इसमें तीनों एंगल्स का सम कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, अभी 180 के बराबर आएगा। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, इन तीनों को ऐड करने पर 70 और 56 ये 126 हो गया, और माइनस थीटा और प्लस 2 थीटा तो प्लस थीटा हो गया, यानी कि 126 प्लस थीटा जो है ये किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। यहां से थीटा जो है ये किसके बराबर आ गया, 54 के बराबर आ गया। अब यहां से हमें थीटा मिल गया, हमें ये कैलकुलेट करना है, और हमें पता है अगर वो थीटा की वैल्यू 54 है तो ये कितना हो गया, अभी ये 108 हो गया, और ये टोटल 180 होता है। तो अगर आप 180 में से 108 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 72 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अभी इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope stretched, and describes 88 meters when it has traced out 72 degree at the center, then the length of the rope is. देखिए यहां से इसने जो टोटल ट्रेस किया है, यहां पर इसने ट्रेस किया है टोटल 72 डिग्री। ठीक है, और कितना ये यहां से कवर किया है इसने, 88 मीटर। ठीक है, ये कितना है, 88 मीटर है। लेंथ ऑफ रोप आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि ये जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये क्या है भी, ये रेडियस है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है। तो ये क्या है, ये आर्क है, और आर्क की जो लेंथ है ये हमें कितनी गिवन है, ये हमें 88 मीटर गिवन है। अब आप ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है ये किसके बराबर होती है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क जो है ये होती है 2πr थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि 88 इज इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे 88 इज इक्वल टू 2 पाई, पाई कितना है अभी 22/7 है। ठीक है, 2πr, आर्क हमें कैलकुलेट करना है, थीटा कितना है अभी 72 डिग्री, और डिवाइड बाय 360 डिग्री। क्लियर है? इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री से। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर कैसे होगा अभी, तो यहां पर 72 जो है इससे ये 5 गुना है, अभी ये कैंसिल हो गया। इधर 44 से ये 2 गुना है। ठीक है,
5 इधर आएगा और ये 7 भी इधर आएगा, तो यहाँ से जो रेडियस है वो किसके बराबर आ गई, r इज इक्वल टू 70 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 3/4। देखिए यहां पर किसी पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है भी, हमें गिवन है टेन थीटा। टेंजेंट गिवन है, यानी कि हमें टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है कितना, 3/4। ये हमने एंगल मान लिया यहाँ पर थीटा। क्लियर है? तो हमें टेन थीटा 3/4 दे रखा है, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? उसके बाद अब हमें गिवन है ऑन मूविंग 560 मीटर टुवर्ड्स द टावर। देखिए यहां से 560 मीटर जो है इस तरफ चलने पर, तो यहां से यहां तक हो गया, मान लीजिए ये हो गया 560 मीटर। क्लियर है? इसके बाद देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, देन द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 4/3। फिर से हमें टेंजेंट गिवन है, यहां पर जो एंगल है इसे मैं अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है 10 अल्फा की, और ये किसके बराबर गिवन है, इस बार हमें 4/3 के बराबर गिवन है। क्लियर है? तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हमें 10 अल्फा गिवन है 4/3, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 4 होगा, और बेस कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आपको बताना है टावर की हाइट क्या है। देखिए यहां पर ये हाइट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है, और इसकी हमारे पास यहां पर दो वैल्यू आ चुकी है, 3 भी आ चुका है और 4 भी आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर कोई एक ही वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक टावर की आपकी दो दो हाइट आ जाए, तो यहां पर कोई एक ही वैल्यू आएगी। तो या तो आप यहां पर 3 ही रख लो, या फिर आप यहां पर 4 ही रख लो, या फिर आप यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेकर 12 रख लो। तो आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे 12 बनाता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसे करना पड़ेगा 4 गुना। ठीक है, अगर इसे 4 गुना करूंगा तो फिर ये भी 4 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि ये 3/4 भी तो मेंटेन करना है, तो अगर इसको 4 गुना कर दिया तो इधर भी 4 गुना करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर दूसरी वैल्यू को देखें, यहां 4 है, इसको अगर हम 12 बनाते तो हम इसे 3 गुना करते। ठीक है, अगर इसको 3 गुना करूंगा तो फिर इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ चुकी है 16, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ चुकी है 9। अगर हम इस 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी भी, ये वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी भी। 16 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इस 7 की जगह पर हमें दे रखा है 560। अगर 7 की वैल्यू जो है अगर वो 560 है तो इसका कितने गुना है ये, इसका ये 80 गुना है। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो 80 गुना हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यूज जो है वो 80 गुना हो जाएंगी। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है, आपको हाइट बतानी थी, हाइट कितनी है, 12 है, चाहे आप 4 गुना 3 कर लो या 3 गुना 4 कर लो, हाइट कितनी है, 12 ही है। तो यहां से जब आप हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी, ये कितना है 12, और हमें इससे कितना गुना करना है, 80 गुना करना है। तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, हाइट, हाइट हमें गिवन है, रेडियस दोनों गिवन है, हमें वॉल्यूम बतानी है। देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है ये आप जानते ही हैं किसके बराबर होती है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू एच, इसके बराबर होती है। क्लियर है? तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भी कैसे आएगा। यहां पर वैल्यू रख लेते हैं, ये हो गया आपका 1/3 पाई, यानी कि 22/7। आर स्क्वेयर अगर हम करें, रेडियस हमें 3 और 2 गिवन है, तो 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हाइट कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं भी, देखते हैं क्या आएगा। तो ये जो 3 गुना 7 है 21, 21 से तो 21 कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इधर तो आ गया 22 और इधर कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा अभी, 418। क्लियर है? क्योंकि लास्ट में 8 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रस्टम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भी, यहां पर हमें बताना है
In which year was the revenue 33 1/3% more than the average expenditure of the company during 2014 से 2019? देखिए 2014 से और 2019 तक जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उससे 33 1/3% ज्यादा होना चाहिए। वो किस ईयर में है ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? 33 1/3% ज्यादा। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले तो हमें एवरेज कैलकुलेट करनी होगी एक्सपेंडिचर की 2014 से 19। एक्सपेंडिचर जो है वो ये है भी, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर देखते हैं 2014 से और 19 तक। यहाँ पर कितना है अभी? 130 है। यहाँ पर कितना है? 150। तो अगर हम इनकी एवरेज कैलकुलेट करें, मैं लिख ही लेता हूँ एक बार। 130 है, यहाँ पर 150 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू है? 175 है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या वैल्यू है अभी? फिर हमारे पास 200 है, फिर उसके बाद क्या है? 165 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 170 है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6 है। तो अगर हम इसको 6 से भाग कर दें तो इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। या फिर आप यहाँ पर डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, उससे भी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं कितना आएगा देख लेते हैं अभी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 पहले तो, ठीक है। उसके बाद 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26 और 3 29, ठीक है। 2 बच गया। उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 4 8 9 10 और 11। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं भी कितना आएगा, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से 5 और 5 10, 1 बच गया। 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, ठीक है। 2 बच गया। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 आएगा भी, ठीक है। 990 आया। बाकी आप देख लेना एक बार कितना आएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इससे तो कितना आएगा अभी? 6 कम 6 कितना बच गया? 3 बच गया, 39 हो गया। फिर 6 6 36, ठीक है। कितना बच गया? 3 बच गया, 30 हो गया। और 6 पंजे 30। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 165, ठीक है। अब हमें बताना है कि किस में ये 33 1/3% ज्यादा है। देखिए 33 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। अगर इतना ज्यादा है इसका मतलब वो 4/3 हमें कैलकुलेट करना है इसका। तो अगर हम इसका 4/3 कैलकुलेट करते हैं तो इसका 4/3 कितना आएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। कितना आ गया अभी? ये आ गया आपका 220, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है कि किस साल में जो रेवेन्यू है वो 220 है, ये आप चेक कर लो। तो रेवेन्यू जो है 220 कहां पर है अभी? यहां पर नहीं है, इधर 240 है, 220 ये रहा यहां पर 220, यानी कि किस में है? 2018 में है। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2018, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द प्रॉफिट? प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है? रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितने वर्षों में जो प्रॉफिट है एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मोर देन 25%, मतलब जो प्रॉफिट आया है उसे आप चेक करें कि वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है, ठीक है। जो प्रॉफिट आया वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है, और फिर वो आपको बताना है कि कितने वर्षों में वो 25% से ज्यादा आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं भी एक बार, चेक करते हैं इसे। देखिए अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यहां पर तो 150 माइनस 130, यहां पर जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? वो 20 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है भी? हमें देखना है कि ये जो 20 आया है ये इस रेवेन्यू के 25% से ज्यादा होना चाहिए। देखिए अगर आप 150 का 25% करें, या तो आप ऐसे कर लें कि आप इसका ये चेक कर लें कि ये 150 का कितने परसेंट है, या तो आप इस तरीके से चेक कर लें कि ये जो 20 आया है ये इस रेवेन्यू का यानी कि 150 का कितने परसेंट है, या फिर आप ये चेक कर लें कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, मतलब ये जो प्रॉफिट आया है 20, ये चेक कर लें कि 150 का 25% एक्चुअल में है कितना। देखिए 25% का मतलब है 1/4। तो जब आप 150 का 1/4 करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 30 से तो ज्यादा ही आएगी, क्योंकि कितने पर जाएगा? 3 पर जाएगा शुरुआत में, 30 से ज्यादा आएगी। यहाँ पर कितना आ रहा है? ये 20 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे ज्यादा नहीं आई, ठीक है। तो ये वाला केस तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो यहां पर कितना आएगा भी? 60 आएगा। लेकिन अगर मैं इधर 210/4 करता हूं तो ये वैल्यू जो है
ये 50 के आसपास आएगी, तो इसमें ये वैल्यू जो है वो ज्यादा आ गई, ठीक है। यानी कि एक तो हमारा ये वाला केस हो गया, ये वाला इसमें आएगा। और देखते हैं 200 में से अगर आप 175 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन अगर आप 200 का 1/4 करते हैं तो ये 50 आएगा, तो ये इससे बड़ा नहीं आया, ठीक है। तो ये भी नहीं है अभी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना है 40, लेकिन अगर आप 240 का डिवाइड बाय 4 करते तो ये 60 आता, तो ये वैल्यू 60 से बड़ी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा अभी, ठीक है। इधर कितना है 35 और 20 55, ठीक है। इधर क्या है 220, अगर हम 220 का बटे 4 करें तो ये कितना आएगा 55 ही आएगा, तो ये बराबर आ गया, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें तो ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ पर 30 और 55 85, और अगर हम इधर देखें तो 255/4 अगर हम करेंगे तो ये कितना आएगा 4 6 24, लगभग 60 के बराबर, तो उससे ज्यादा है। इसका मतलब एक केस ये भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ ये दो केस हुए हैं 2015 में और 19 में, ठीक है। तो यहां पर कितने वर्षों में ऐसा हुआ है, 2 वर्षों में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। चलिए सुनिए, द टोटल रेवेन्यू इन 2015 एंड 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 16 18 19, ठीक है। देखिए 15 और 17 में जो टोटल रेवेन्यू है उसे देखते हैं भी कितना है 2015 और 17 में, ठीक है। 15 में जो रेवेन्यू है ये है 210, ठीक है। और 17 में जो रेवेन्यू है वो है ये, यानी कि टोटल कितना हो गया 450 हो गया। यानी कि ये जो 450 है इसके बारे में हमें हमसे पूछा गया है, ये बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर 16 18 19 में, 16 में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ये है, 18 में टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ये है, और 19 में जो है वो ये है, ठीक है। तो 170 170 और 170, 17 दिए 51, 510 है। तो आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 510 का कितने परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे सोल्व कर दें तो देखते हैं भी कितना आएगा यहाँ से। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद किससे होगा, अगर हम 3 से करते हैं तो 3 से यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया, 3 से यहाँ पर कितना आ गया 17 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये हमारे पास 1500 और डिवाइड बाय 17%, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 17 निमा 153, 17 8 136, कितना बच गया 14 बच गया, 40 हो गया, फिर 17 8 136, 4 बच गया, फिर कितना हो गया 40 हो गया, फिर 17 दूनी 34, 88.2% ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर यहां पर आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी x के बराबर है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। या फिर आप यहां पर ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। वैल्यू पुट करके भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं एक बार। अगर मान लीजिए मैं यहां पर पुट a बराबर 60 डिग्री, अगर मैं इसको 60 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन 60 √3 माइनस कोट 60 यानी कि 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 2/√3 आ गया वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू जो है वो 2/√3 के बराबर आ चुकी है। तो जिस ऑप्शन में 2/√3 आ जाएगा वही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए इधर सोल्व करते हैं, भी देखते हैं 2/√3 जो है वो किस में आ सकता है, ठीक है। देखिए सभी में लगभग सेम सी टर्म्स जो हैं वो यूज हुई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भी, अगर मान लीजिए मैं इस ऑप्शन में वैल्यू पुट करता हूं तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें देखते हैं क्या आएगा, तो ये आएगा 1 - 2, इधर कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस 60 जो है ये किसके बराबर होता है, कॉस 60 जो है वो 1/2 के बराबर होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, तो यहाँ पर 1/4 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है भी साइन है कॉस है, अब साइन 60 जो है वो √3/2 होता है और कोस 60 जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 4 - 2 ये 2/4 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी ऊपर जाएगी तो 4/3 √3 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्राइस जो है अगर उसे 20% जो है कम कर दें और जो सेल है उसे X% बढ़ा दें,
तो जो रेवेन्यू है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर, देखिए आप जानते हैं कि जो रेवेन्यू होता है वो किसके बराबर होता है, रेवेन्यू जो होता है वो होता है प्राइस इनटू सेल, ठीक है, जितनी बिक्री हुई है और जितना प्राइस है, ठीक है, रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर है होता है, प्राइस इनटू सेल के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं टोटल वैल्यू हमारे पास 100 है, प्राइस जो है पहले उसे कितना बढ़ाया गया, उसे 20% कम किया गया, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब आपसे ये पूछा गया है कि वो जो सेकंड वेरिएबल है भी, इसमें जो होना था वो तो हमने कर दिया, अब ये वाला जो वेरिएबल है इसे हम कितना बढ़ाएं, इसे x% बढ़ाया गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे x% बढ़ाया गया, ठीक है। फिर हमें गिवन है कि ये जो रेवेन्यू है इसमें ओवरऑल 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो अगर इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है इसका मतलब ये वैल्यू 125 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इतना रह गया, ठीक है, ये कि कोई वैल्यू जो है वो 80 है, उसे हम कितने परसेंट बढ़ाएं ताकि वो 125 हो जाए, क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इतना रह गया, क्लियर है। तो यहां से अगर हम देखें तो 80 से 125 होने का मतलब है कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 45 का इंक्रीमेंट हुआ है, और डिवाइड बाय 80, ठीक है, भी जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आएगी, 80 से 125 हुआ है ना, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी डिनोमिनेटर में आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा कि इतने परसेंट जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। देख लेते हैं भी कितना आएगा, 20 चौक 80, इधर 20 पंजे 100, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये कितना आ गया अभी, 5 चौक 20 और 2 22, तो 225/4 ये हमारे पास आ गया, और ये किसके बराबर होता है अभी, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 4 6 24.25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इतना जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है, क्लियर है। इस तरीके से आप इसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी जो है वो 12 किलोमीटर की एक दौड़ लगाते हैं, 12 किलोमीटर की एक दौड़ है भी, ठीक है, और इसमें क्या है 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, 1200 मीटर का ट्रैक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमें गिवन है कि ए जो है वो 300 सेकंड में एक राउंड पूरा कर देता है, ए जो है 300 सेकंड में एक राउंड पूरा कर देता है, और जो बी है वो 400 सेकंड में एक राउंड पूरा कर देता है, ठीक है, हमें ये गिवन है। इसके बाद क्या है, फिर हमें गिवन है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। आपको बताना है कि जो जीतने वाला है, जो फास्टर है, वो स्लोअर से अंतिम बार जो है वो कब मिलेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि वो पहली बार कब मिलेगा, पहले हम यही देख लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लें, ठीक है, कितना आएगा 1200 सेकंड, यानी कि 1200 सेकंड के बाद वो पहली बार मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अभी, 1200 सेकंड के बाद वो है जो है उससे पहली बार मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि वो पहली बार कब मिला, आपको बताना है कि वो अंतिम बार कब मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इधर ये बताइए, ए जो है वो 300 सेकंड में एक राउंड पूरा कर देता है, इस 1200 सेकंड में इसने कितने राउंड पूरे कर लिए होंगे, अगर हम इस 1200 सेकंड की देखें भाई, अगर एक राउंड 300 सेकंड में, तो 1200 सेकंड में कितने राउंड हो गए, 4 राउंड पूरे हो गए, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इसने 4 राउंड पूरे कर दिए, और इसने ये 400 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेता, तो 1200 सेकंड में इसने 3 राउंड पूरे कर दिए होंगे। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इसने 4 राउंड पूरे कर दिए और इसने 3 राउंड। अब इसने 4 राउंड पूरे किए हैं और एक राउंड जो है वो 1200 मीटर का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है इसने भाई 4 राउंड जो है वो इसने पूरे कर लिए हैं 1200 सेकंड में, तो एक राउंड जो है वो 1200 मीटर का है, तो 4 राउंड जो है वो कितने के हो गए, 4800 मीटर के हो गए, यानी कि इसने 4800 मीटर कवर कर लिया। अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी ने 1200 सेकंड में 400 सेकंड के हिसाब से इसने 3 राउंड पूरे कर लिए, एक राउंड 1200 का है, तो ये 3 राउंड 3600 मीटर के हो गए। तो इतना जो है वो हो चुका है इस 1200 सेकंड में। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम भी मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, 1200 सेकंड, क्लियर है, टाइम क्लियर है। तो यहां से अभी तक जितना ये क्वेश्चन है उससे हमें ये क्लियर हुआ कि 1200 सेकंड में ए जो है वो 4800 मीटर कवर कर चुका था, बी जो है वो 3600 मीटर कवर कर चुका था, ठीक है, और 1200 सेकंड के बाद ये पहली बार मिले। अब ये बताइए कि अब ये जब अगली बार मिलेंगे तो कब मिलेंगे, फिर से 1200 सेकंड के बाद मिलेंगे, तो 1200 सेकंड के बाद यानी कि 2400 सेकंड के बाद ये फिर से मिलेंगे, और उस 2400 सेकंड में क्या होगा अभी, उस 2400 सेकंड में ये फिर से 4800 और कवर कर जाएगा, यानी कि 9600 मीटर कवर कर चुका होगा, क्लियर है। फिर जीतने वाला तो यही है, तो इसी को हम देख लेते हैं, ये 12 किलोमीटर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 12,000 मीटर, तो हमें 12,000 मीटर की दौड़ जो है वो कंप्लीट करानी है, ठीक है। अब देखिए 9600 मीटर ये कवर कर चुका है, और अब ये दूसरी बार इसे मिल चुका है, अब तीसरी बार जब मिलेगा
तो फिर से भी हर बार 4800 मीटर के बाद मिल रहा है ना, 4800 मीटर पे मिला, फिर 9600 मीटर पे मिला, अब फिर 4800 मीटर के बाद मिलेगा, तो अगर हम इसमें 4800 जोड़ दें तो ये तो 12000 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब ये आगे नहीं मिल पाएगा, पहली रेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आगे तीसरी बार मिलने के लिए इसे फिर से 4800 मीटर कवर करना होगा, लेकिन 4800 मीटर तो अब कवर करना ही नहीं है क्योंकि रेस ही 12000 मीटर की है। ठीक है, तो अगर 4800 मीटर कवर कर दिया तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये जो सेकंड टाइम है यही लास्ट टाइम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अंतिम बार वो कब मिला है, अभी अंतिम बार मिला है 2400 सेकंड के बाद। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 3/4 और 3/8 के बीच में एक रैशनल नंबर जो है ये आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है हम इसे सेम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक तो वैल्यू है 3/4, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 3/8। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 है, इधर भी 8 बना लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है इसे मैं 6/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं 3/8 लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें पहली वाली वैल्यू जो है इसे चेक करना है कि ये 7/9 जो है वो इसमें है या नहीं। एक तो तरीका यही है कि आप इनको डिवाइड करके देख लें और फिर आपको वहां से पता चल जाएगा कि वो उस रेंज में लाई करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे 7/9 को चेक कर रहे हैं, आप 7/9 को चेक कर लें, तो इसके लिए यहाँ 8 है, इधर 8 है, इधर 9 है, तो 8 और 9 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो आप इसको 72 गुना कर दें सबको। तो जब आप 72 गुना करोगे, यहाँ पर 72 गुना, इधर भी 72 गुना, इधर भी 72 गुना, तो क्या होगा? ये जो डिनोमिनेटर हैं ये हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा अभी यहाँ पर 72 जब करोगे तो 72 गुना करने पर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितना होगा? 8 गुना 9 हो जाएगा। या फिर आप सीधा यही कह सकते हैं कि इनके जो ये डिनोमिनेटर हैं इनको पलट कर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप यहाँ पर 72 लिखोगे तो 8 नम 72, ऊपर 9 आएगा, तो इसको हटा दो, ऊपर 9 लिख दो, इसको हटा दो, ऊपर 9 लिख दो, इसको हटा दो और ऊपर 8 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 27, यहाँ पर कितना है? 54, यहाँ पर कितना है? 56। तो क्या 27 से जब 54 तक जाओगे तो क्या रास्ते में आपको 56 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो है इनके बीच में लाई नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है सिंपल आप ऐड ही करके देख लें, सॉरी डिवाइड ही करके देख लें। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें 7/3 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 और 3 का जो एलसीएम है वो 24 है। तो जब आप 24 गुना करोगे तो ये जो वैल्यू है ये 3 गुना हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये भी 3 गुना हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 है, इधर 18 है, तो 9 से 18 के बीच में 56 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें तो कैसे चेक होगा? देखिए हमें चेक करना है, मान लीजिए 5/9। अगर हम यहाँ पर 5/9 को चेक करते हैं तो फिर से यहाँ पर ये 9 गुना होगा, यहाँ पर ये 9 गुना होगा और यहाँ पर ये 8 गुना होगा। क्लियर है? अब अगर आप इधर ध्यान दें तो यहाँ पर 27 है और इधर 54 है और यहाँ पर 40 है। तो जब आप 27 से और 54 तक जाओगे तो रास्ते में आपको 40 मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू इनके बीच में लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये आंसर दे सकते हैं 5/9। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या था, आप सीधा इनको डिवाइड करके देख लेते तो वहां से आपको पता चल जाता कि वो वैल्यू इस रेंज में लाई करती है या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये हमें सिंप्लीफाई करना है भी। कैसे होगा? देखिए 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3। देखिए अगर आप सिर्फ इतना सोल्व करें, पहले सिर्फ इतना अगर आप सोल्व करते हैं तो इसके लिए आप एक रिजल्ट जानते भी होंगे। रिजल्ट क्या है? अगर आप ऐड करते हैं √a + √b अपॉन √a - √b, ठीक है, और इसमें आप ऐड करते हैं √a - √b प्लस √a + √b। ठीक है, तो जब आप इसे सोल्व करते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन a - b के बराबर आता है। ठीक है, अगर आप इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आप जानते ही होंगे। तो इसी तरीके से कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसको रैशनलाइज करते या एलसीएम लेते उस तरीके से करते। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसे तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए a और b स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इसलिए ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर हमें √4 लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 नहीं है 4 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन a - b। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और प्लस में वो जो इधर लिखा हुआ है इसे हम अलग से सोल्व कर लेते हैं, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। जब आप इसे रैशनलाइज करोगे तो ऊपर तो आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर।
और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 आ जाएगा। तो अगर हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा अभी, यहाँ से 4 और 3 7 दूनी 14, तो यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस में इसे आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 प्लस 1 और माइनस में 2√3 और डिवाइड बाय 2। ये 4 माइनस 2√3/2 हो जाएगा, जिसे हम 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 16 और माइनस में √3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक शॉपकीपर है जो कि क्लेम कर रहा है कि वो जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है, सॉरी, जो 23 रुपए प्रति किलोग्राम उसे पड़ा है, उसे वो 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम सीपी और एसपी लिखते हैं, ठीक है, तो जो उसे 23 का पड़ा है वो कह रहा है कि मैं उसे 20 में बेच रहा हूं, ठीक है। उसके बाद साथ में वो 1 किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम तोल कर दे रहा है। इसका मतलब 800 ग्राम यहां पर और 1000 ग्राम यहां पर। आपको बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। इसके बाद 2 से भी अगर आप इसको कैंसिल करें तो 2 पंजे 10। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 23, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 25। अब अगर आप 23 में खरीद रहे हो 25 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको 2 का प्रॉफिट हो गया 23 पर। हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है और मल्टीप्लाई विद 100। तो ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया कि कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं भी, देखते हैं क्या आएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भी, 200 और बटे 23, ये आ गया, ठीक है। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे कितने पर जाएगा बताइए, 8 पर जाएगा। 23 अठे 184, कितना बच गया, 16 बच गया, और डिवाइड बाय 23 और साथ में परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक शॉपकीपर है जो कि 10% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पर, ठीक है, बट चार्जेस ए सेल्स टैक्स ऑफ 8%। 8% का सेल टैक्स जो है वो चार्ज करता है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। इफ द कस्टमर पेज 3402 एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, देखिए सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद उसने जो है वो इतना पे किया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, एमआरपी बताना है। तो ये जो 3402 है, ये जो उसका सेलिंग प्राइस है, ये एक्चुअल में उस सेलिंग प्राइस पर 8% जो है वो सेल्स टैक्स इंक्लूड करने के बाद है, यानी कि ये 108% की वैल्यू है, 100 की नहीं है। तो हाँ, यहां से अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 3402 गुना में 100 और बटे 108। ये हमारे पास एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो आ चुका है। वो जो 3402 है उसमें तो 8% और एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, ठीक है, वो 108 की वैल्यू है, ये 100 की आ चुकी है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। और अगर 10% का डिस्काउंट दिया गया था, इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम एमआरपी यानी कि 100 की वैल्यू निकालें तो 100/90 और कर दो बस, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें तो देखते हैं भी कितना आएगा। डिजिटल सम लगा सकते हैं या नहीं, नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो 9 है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखिए इससे हमारा कैंसिल हो गया। इधर 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9 तिये 27, कितना बच गया अभी, 7 बच गया, ठीक है। 70 हो गया, 9 से 63, ठीक है, कितना बच गया, और 9 8 72, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हम 9 से देखें तो 9 एकम 9, 1 9 दूनी 18, इधर 9 चौक 36, 1 बच गया, 18 9 दूनी 18, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब और देख लेते हैं भी अगर किसी से होता है तो देखिए 3 से अगर हम करें तो 3 चौक 12, 3 से अगर हम करें तो ये 14 आ गया, ठीक है। और 4 से ये हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 14 गुना 25 गुना 10, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो 0 14 5 70, कितना बच गया, 7 14 दूनी 28 और 7 35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 3500 जो है वो उसका एमआरपी था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें इंस्टॉलमेंट जो है ये हमें गिवन है 17640। यहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 5%। टाइम जो है ये भी हमें गिवन है 2 साल, ठीक है। और हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे आप जानते ही हैं, आप इसे 5% को 1/20 लिख सकते हैं। अगर आप यहां से प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है, पहले 20 लिखें, इसको आप ऐड कर दें इसके साथ तो कितना आएगा 21, वो आप यहां पर लिखें।
इसके बाद आप इन दोनों को ऐड करके लिखें 41, और ये जो 21 है ये यहाँ पर सेम लिखें, मल्टीप्लाई कर दें इंस्टॉलमेंट से, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 17,640। तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। 441 का ये 4 गुना है भी, तो 40 यहाँ पर आ गया। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई 800 और गुना में 41। ठीक है, कितना आ गया अभी 0 0 8 और 8 चौक 32, 32,800 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें सिंप्लीफाई करना है और यहां से हमें बताना है कि इसकी जो रेशियो है वो क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यूज हमें गिवन है, अगर हम इन सभी को ऐड कर देते हैं आपस में, क्योंकि देखिए ए स्क्वेयर यहाँ पर भी है, ए स्क्वेयर यहाँ पर भी है, दो बार है, बी स्क्वेयर इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, ऐसे ही सी स्क्वेयर जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी, इधर भी ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे 34, 61 और 45, तो इन्हें ऐड करने पर कितना आएगा भाई, 60 और 40 100, 130 और 140 आ गया। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 70 आ गई। ठीक है, अब इसमें से अगर आप इन तीनों में से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को घटा देते हैं तो आपके पास सी स्क्वेयर आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। तो देखते हैं भी घटाकर कितना आता है। अगर आप यहां से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को घटाते हैं तो आपके पास सी स्क्वेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 70 और माइनस में 34, कितना आ गया अभी, ये आपके पास वैल्यू आ गई 36 आ गई। ठीक है, तो यहां से आप सी की वैल्यू बता सकते हैं 6 आ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आप बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को घटाते हैं तो ए स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 70 और माइनस में 61। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। तो यहां से ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर आप इसको घटाते हैं तो आपके पास बी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 70 और माइनस में 45, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 25 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5। अब जो आपको कैलकुलेट करना है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए ये जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, पहला लिखा हुआ है बी माइनस ए, बी माइनस ए अगर हम करेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आएगा। उसके बाद रेशो है सी माइनस बी, सी माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर रेशो क्या है, सी माइनस ए करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 1 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if parallel sides of a trapezium are 8 and 4 centimeter, m and n are the midpoints of the diagonals, then find the length of mn। देखिए इसके लिए डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला जो है वो आप याद रखें जिससे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसकी जो पैरेलल साइड है वो 8 और 4 है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, और डायगोनल्स के ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है m और n। तो आपको ये जो mn है इसी की लेंथ जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए जो रिजल्ट है वो है हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यानी कि 8 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर m और n जो है वो इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपको इसकी नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं m और n, तो उस केस में जब आप mn लाइन सेगमेंट की लेंथ कैलकुलेट करते तो वो होती है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक ए बीप आफ्टर 48 सेकेंड्स, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज का, तो कितना आएगा अभी देख लेते हैं। देखिए 108 जो है ये तो आएगा ही। ठीक है, 108 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 और गुना में 4 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर और गुना में 3 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम 72 को देखें तो 72 क्या होता है अभी, 36 गुना 2, ठीक है, या 8 गुना 9, तो 9 इसमें आ चुका है लेकिन इसमें 4 आया, 8 नहीं आया, तो 1 2 और आएगा। ठीक है, 48 की अगर हम बात करें तो 48 क्या होता है, 16 गुना 3 होता है, क्या 16 आ चुका है, नहीं आया, 3 तो आ चुका है लेकिन 16 में से 8 आ चुका है, तो 1 2 और आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है ये तो कितना था, 108 था, 108 गुना 4 यानी कि 432 जो है वो इसका एलसीएम है। तो ये जो वैल्यू है, लेकिन ये सेकंड्स में है तो 432 सेकंड है ये। ठीक है,
अब अगर हम इसे मिनट में बदलें तो हम इसको भाग कर लेते हैं किससे, 60 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 6 से 42, तो 420 हो गया, 12 बच गया, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकंड, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें गिवन है कि अगर इन्होंने स्टार्ट किया था 10 बजे, तो अब अगली बार ये किस टाइम पर जो है एक साथ बीप करेंगी। तो हमें क्या करना है, वो जो 10 बजे है हमें उसमें ऐड कर देना है कितना, 7 मिनट 12 सेकंड ऐड कर देनी है। जब हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा भी। क्लियर है, इस टाइम पर ये दोबारा से बीप करेंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर हैं जो कि एपी में है और उनका सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर आप एपी में 3 नंबर मानते हैं तो आप उसे मानिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनका हमें सम गिवन है, जब आप इनका सम लिखोगे तो इनका जो सम आएगा, देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 3a आएगा। इनका जो सम है वो क्या होगा, 3a होगा, और ये किसके बराबर दे रखा है, 30 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी 10 आ जाएगी, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ चुकी है। तो यहाँ से अब हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, देखिए इनका प्रोडक्ट होगा a इंटू ए माइनस डी, और ए प्लस डी को हम ए स्क्र माइनस डी स्क्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, 910 के। यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ए की वैल्यू जो है वो 10 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और माइनस में डी स्क्र आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 910 आ जाएगा। इधर जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से डी स्क्र जो है वो किसके बराबर आ गया, 9 के, ठीक है। 100 माइनस 91 9 आएगा, तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो +-3 आ जाएगी। क्लियर है, अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। हमें क्या बताना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इनमें से क्या होगा। तो देखिए अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पर और a की जगह पर 10, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 10 और 3 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान दें। देखिए 2 भाई हैं जिन्होंने एक व्यापार आरंभ किया, मान लेते हैं ए और बी हैं, ठीक है। अब इसने 50,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, और इसने जो है वो 70,000 रुपये लगा दिए। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो देखें तो ये कितनी है, 5:7 है, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% तो ये बराबर बांट लेंगे, और जो बाकी बचेगा 30% उसे ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि अगर एक को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिले हैं तो टोटल प्रॉफिट उस बिजनेस में कितना हुआ था, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए इधर कैसे होगा, देखिए यहां से हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 70% जो है वो तो बराबर बटना है, तो उससे तो ये होगा नहीं कि भी किसको कम मिला किसको ज्यादा मिला, वो तो बराबर ही बटेगा। यानी कि ये जो हमें गिवन है कि एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले हैं, ये कहां से मिलेंगे, ये वो जो 30% बटा है इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में, वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये बताइए अगर हम इसी को मान लें, भाई एक को 5 मिले हैं, एक को 7 मिले हैं, ठीक है, तो 12 हो गए। तो यहाँ पर इसको कितना ज्यादा मिला है, इससे 2 ज्यादा मिला है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 90 रुपए ज्यादा मिले हैं, इसका मतलब 2 की वैल्यू 90 है। अगर 2 की वैल्यू 90 है तो 5 और 7 12 की वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए 2 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू जो है वो ये होगी, और 12 की जो वैल्यू है वो ये होगी। ये जो आपने 12 की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट का 30% है, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट का 30% था वही तो इस रेशो में बटा था। तो जितना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 30% आया है ये, ठीक है। अब आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, तो अगर ये 30 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू आप बता सकते हैं। तो यहां से हम कहेंगे कि अगर ये 30 की वैल्यू है तो फिर 1 की इतनी होगी, और हमें 100 की बतानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 100 की इतनी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखते हैं कितना आएगा, 30 से ये 3 गुना है भी, ठीक है, 2 से ये 6 गुना है, और 3 गुना 6 18, और गुना में 100 तो 1800, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, इधर ध्यान दें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 रुपए की पेमेंट की गई, जिसमें जो पैसे यूज हुए हैं, 10 रुपए का सिक्का यूज हुआ है, 5 रुपए का सिक्का यूज हुआ है, ठीक है, और 2 रुपए का सिक्का यूज हुआ है, ठीक है। टोटल 25 कॉइन्स यूज हुए हैं, आपको बताना है 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर एक तो है यहाँ पर 10 रुपए के जो सिक्के हैं, दूसरा है यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के हैं, और तीसरा है यहाँ पर जो 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है।
इसमें हमें गिवन है कि जो कॉइन्स यूज हुए हैं वो कितने यूज हुए हैं अभी, वो 25 यूज हुए हैं, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है कि जो टोटल अमाउंट है, जो पेमेंट हुई है वो कितने रुपए की हुई है, वो 120 रुपए की हुई है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपए के वाई सिक्के हैं, तो 2 रुपए के कितने होंगे, 25 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं, टोटल सिक्के हैं 25, 25 में से ये एक्स घटा दिए वाई घटा दिए तो कितने बच गए, 25 माइनस एक्स माइनस वाई बच गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करें तो 10 रुपए के इतने सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पर 5 रुपए के इतने सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 2 रुपए के इतने सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना 25 और माइनस एक्स माइनस वाई, इतना हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि जो टोटल है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है, इसे अगर हम ऐड कर दें तो ये किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर दे रखा है, ठीक है, ये है हमारे पास। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं क्या आएगा भी। फिर 10 में से अगर आप देखो ये आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं एक बार लिख ही लेता हूँ, 10x प्लस 5y प्लस में ये कितना आ जाएगा अभी, ये हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 2x आ जाएगा और माइनस में 2y आ जाएगा और बराबर में 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू 10 में से आप इसको घटाओगे तो कितनी आएगी, 8x आ जाएगी, 5 में से उसको घटाओगे तो कितना आएगा अभी, 3y आ जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो हम इसे इस तरीके से तो सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेनी होगी। जब हम यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेंगे तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर मान लेते हैं 10 रुपए के जो सिक्के हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं 6 हैं। जब हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो 8 गुना 6 48, 48 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा अभी, 22 आएगा, और y की वैल्यू 22/3 आ जाएगी। और y क्या है, y जो है वो 5 रुपए के सिक्के हैं, तो क्या 5 रुपए के सिक्के फ्रैक्शन में हो सकते हैं, 22/3 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसलिए आंसर नहीं है। अगर आप मान लीजिए 4 रखते हैं तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 इधर लाकर घटाओगे तो 38 आएगा, 38/3, वो भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर आप 10 रखोगे तो 80, और 70 माइनस 80 माइनस 10/3, सिक्के माइनस में नहीं आ सकते। अगर आप यहाँ पर 8 रखोगे तो 8 गुना 8 64, 64 इधर जाकर घटाओगे 6, 6/3 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है, सिर्फ ये वैल्यू जो है यहाँ पर पॉसिबल है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप ये भी कर सकते हैं, देखिए मैंने शायद इस तरह का आपको पहले भी बताया था कि आप कैसे कर सकते हैं। ये जो 10 है, इस 10 में से आप इस 2 को घटाइए, 8 आएगा, इसके साथ x लिख दो, फिर प्लस इस 5 में से इस 2 को घटाइए, 3 आएगा, इसके साथ y लिख दो, बराबर। मतलब मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप कैसे इस पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसमें से इसको घटाया 8, 8x लिख दिया, इसमें से इसको घटाया 3, 3y लिख दिया। उसके बाद ये जो 70 है ये कैसे आया है, देखिए जो 25 है, जितने सिक्के हैं ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ 50 आएगा और उसे आप इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ताकि आपको इतना सब कुछ ना लिखना पड़े और आप डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएं। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक cylindrical water tank of diameter 1.4 meter and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flows at the rate of this, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पाइप है मान लीजिए, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और इससे ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसमें पानी गिर रहा है, ठीक है, इससे इसमें पानी गिर रहा है। और यहाँ पर हमें गिवन है, क्या क्या वैल्यूज गिवन है भी देखिए, इसमें हमें गिवन है थ्रू विच वाटर फ्लोज एट 2 मीटर पर सेकेंड, इससे जो पानी गिर रहा है वो गिर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और इसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है, रेडियस ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें डायमीटर गिवन है तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं भी इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें डाटा मीटर में दे रखा है, यहाँ पर भी हमें मीटर में दे रखा है, ये भी हमें मीटर में दे रखा है, तो ये जो 3.5 सेंटीमीटर है इसे भी हम मीटर में ही बदल लेंगे, क्लियर है। अब देखिए जब आप इसे मीटर में बदलोगे तो आप इसको 100 से भाग करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, साथ में आप इसको 2 से और भाग कर देना ताकि रेडियस आ जाए, क्योंकि ये तो डायमीटर दे रखा है ना। तो यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ गई 35 बटे, देखिए 100 तो आपको लिखना ही था, ठीक है, मीटर में बदलने के लिए। यहाँ 3.5 था तो उसके नाम की एक जीरो और आ गई जब वो आपने हटाया,
और इसको आप 2 गुना कर दें, ठीक है, क्योंकि आप रेडियस लिख रहे हैं, वो डायमीटर था, ठीक है, तो इतने मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। इसके बाद अब ये जो टैंक है जिसमें पानी डल रहा है, इसका भी हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.4 मीटर, तो इसकी भी हम रेडियस लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसकी रेडियस कितनी होगी भी, ये 0.7 मीटर होगी, यानी कि 7/10 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसकी हाइट जो हमें दे रखी है वो 2.1 मीटर दे रखी है। अब आपको बताना है कि कितने समय में ये जो टैंक है ये भर जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ से जो वॉल्यूम जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम पहुंचेगी, इससे इतने टाइम में जो वॉल्यूम जाएगी वही इसमें पहुंची है, ठीक है, इससे इतने टाइम में जो वॉल्यूम गई है वही इसमें पहुंची है, ठीक है। यहाँ से जो पानी जा रहा है इसमें वो क्या है, वो एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं भी इसकी वॉल्यूम कितनी है। इसकी वॉल्यूम है पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 35/2000, ठीक है, गुना 35/2000, ये आर स्क्वेयर हो गया। इनटू में एच क्या यूज होगा यहाँ पर, ये जो स्पीड हमें गिवन है 2 मीटर, ठीक है, इज इक्वल इनटू टाइम, सॉरी, इनटू टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर V2 जो है वो कितना है भी, ये है हमारा पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर यानी कि 7/10 गुना में 7/10, ठीक है, इनटू में h यानी कि 21/10, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। इसे जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं भी, 3 जीरो से तो ये हमारी 3 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद हमारा पाई से जो है वो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन रह गया अभी, 7×5 = 35, ठीक है, 7 से फिर 7×5 = 35, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद 25×8 = 200, तो यहाँ पर 80 आ गया, क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और कोई बच गया नहीं बचा, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये 80 और ये गुना में 21, यानी कि 21×8 = 168, 1680, क्लियर है। और ये हमारा किस में आएगा, ये हमें पर सेकंड में दे रखा था, तो ये वैल्यू हमारी सेकंड्स में आएगी, क्लियर है। लेकिन हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो हमें मिनट में गिवन है, तो आप एक काम करें, इसको 60 से भाग कर दें। तो अगर आप इस वैल्यू को 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा, इससे कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और 6 48, यानी कि 28 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, ये देखते हैं भी क्या है। देखिए इधर थोड़ा सा इसमें शायद करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर प्लस है भी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, देखिए ये जो वैल्यू है जब आप इससे वापस आओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x² + 4/x², ये वैल्यू आएगी। और ये कैसे आएगी भी, इसमें आप +2 करोगे और स्क्वायर रूट करोगे तो +2, लेकिन साथ में ये कोफिशिएंट भी आएगा, जिस पर आप वापस आओगे वो वाला कोफिशिएंट आएगा, ध्यान रखना, तो 4 आएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, 15,617 में 8 जोड़ोगे तो 15,625 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 125 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 125 आ जाएगी। यहाँ से अब आप वापस आओगे फिर से तो x + 2/x पर आओगे, इस बार जो कोफिशिएंट यूज होगा वो ये वाला होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 125 + 2 तो होना ही है, और साथ में ये जो 2 है ये भी आ जाएगा, तो ये कितना आ गया अभी, ये आ गया आपका √129, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए जो रेडियस ऑफ इन सर्कल है वो हमें गिवन है, एंड द इन सर्कल डिवाइड्स वन साइड इनटू 2 सेगमेंट्स ऑफ 6 and 8 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारे पास क्या है भी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें ये क्या हो गया अभी, ये हो गया हमारा इन सर्कल, ठीक है। और इसकी ये जो इन सर्कल है एक साइड को डिवाइड कर देता है 6 और 8 में, ठीक है, ये 6 है मान लेते हैं और ये 8 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, रेडियस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर है, हमें बताना है इस ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड क्या होगी, ठीक है। वैसे तो आप ये याद भी रख सकते हैं, देखिए जिस ट्राइंगल की साइड 13, 14, 15 होती है उसका एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह काम आता है ये। आप ये भी याद रख सकते हैं कि उसी ट्राइंगल की 13, 14, 15 अगर साइड है तो उस ट्राइंगल की जो इन रेडियस होती है, इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी से बनाया गया है, आंसर जो है वो 15 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, लार्जेस्ट साइड। लेकिन अभी हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, बाद में आप इसे याद ही रख लेना कि इसका आंसर क्या है। देखिए इधर यहाँ पर ये 8 है,
तो ये भी 8 ही होगा भी, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है तो दोनों बराबर होंगी। ये 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट है। ये x मान लेते हैं तो ये भी x ही होगा। क्लियर है। सबसे पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया किस तरीके से? एरिया एक तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है। और दूसरा आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जानते हैं इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर होती है। तो यहाँ से अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस ऑफ इनसर्कल इनटू सेमी पैरामीटर, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ इनसर्कल इनटू सेमी पैरामीटर। तो आप इसे भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पैरामीटर। यहां से आप सोल्व करेंगे तो एरिया जो है वो रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। एक तो मैं इसे यूज करूंगा, दूसरा मैं यहां पर यूज करूंगा हीरोन्स फार्मूला, और दोनों को आपस में बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए इधर अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम सेमी पैरामीटर देख लेते हैं भी कितना आएगा, क्योंकि वो हमें हीरोन्स फार्मूला में भी जरूरत पड़ेगी। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये टोटल इनका सम देखते हैं कितना है। 8 और 8 16, 16 और 12 28, 28 प्लस 2x। जब आप 28 प्लस 2x को 2 से भाग करोगे, क्योंकि सेमी पैरामीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम डिवाइड बाई 2, पैरामीटर का आधा होता है ना। तो 28 प्लस 2x का हाफ करोगे तो 14 प्लस x आएगा। तो ये जो सेमी पैरामीटर है ये 14 प्लस x आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम पहले उसी को लिखें तो रेडियस कितनी है? रेडियस जो है वो 4 है, सेमी पैरामीटर कितना है? 14 प्लस x है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू, ये एरिया है, इज इक्वल टू, इधर अगर हम देखें तो यहां पर सबसे पहले s कितना है? 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, इसे माइनस कर देते हैं 14 को तो यहां पर x आ जाएगा। फिर s माइनस बी, इसे माइनस कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर s माइनस सी, इसे माइनस कर देते हैं तो 8 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में हमें इसका स्क्वायर रूट करना होता है। ठीक है, ये होता है हीरोन्स फार्मूला। लेकिन अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखिए हमने एरिया लिख दिया ये हीरोन्स फार्मूला से और ये हमने इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये दोनों क्या है? एरिया है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तो मैं पहले ही स्क्वायर कर लेता हूँ। ये सब लिखने के बजाय बस मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर दिया मैंने, इधर ये हट गया, उधर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं, क्या क्या यहाँ पर कैंसिल होगा, क्या बचेगा देखते हैं। देखिए यहां पर जो वैल्यू है, यहां पर 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा, और एक इसका स्क्वायर होगा तो 16 गुना में, ये मैं लिख ही लेता हूं अलग से। ठीक है, 16 और गुना में 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसके बराबर है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा भी, और 16 से 16 3 48, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x आ गया। तो यहाँ से 2x बराबर जो है वो कितना आ गया? 14 आ गया। और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 7 आ गई। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये 7 और 8 ये 15 हो जाएगा, ये 7 और 6 13 हो जाएगा। तो यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड आएगी वो क्या आएगी? भी 15 आएगी। क्लियर है, ये आप याद ही रखें कि ये जो क्वेश्चन है ये 13 14 15 वाली जो ट्रायंगल उससे बनाया गया है। 13 14 15 से आप ये ध्यान रखें कि इसका जो एरिया होता है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो 84 यूनिट स्क्वायर मीटर, जो भी हमें गिवन होगा मीटर या सेंटीमीटर उस हिसाब से आप देख लेना। तो एरिया जो है वो 84 होता है, इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो 4 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस हमें गिवन है तो हमें एरिया बताना है। तो देखिए पहले हमें गिवन है 3 और 2, फिर हमें गिवन है 11 और 8। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है भी? 8 और 12। ठीक है, और ये जो पहला वाला आपने लिखा है इसको फिर से लिख दो एक बार, 3 और 2। ठीक है, अब अगर आप यहां से एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको कैसे करना है? देखिए एरिया जो है वो किसके बराबर होगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पर आपको मोड लेना है। किस तरीके से सोल्व करना है? इसको इधर मल्टीप्लाई करें, 8 3 24, इसमें से इसे घटा दें, -22। तो 24 माइनस 22 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 24 माइनस 22 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 24 माइनस 22 ही अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, 24 माइनस 22 यानी कि 2 आ गया, प्लस में इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 और माइनस में 64। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 132 और माइनस में 64, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर प्लस इसको इधर करेंगे तो 16 और इधर 36, तो यहाँ से कितना आ गया? 16 और माइनस में 36। ठीक है, जब आप इसे सोल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब आप इसे सोल्व कर लें, देखते हैं भी कितना आएगा। 1 बटा तो ये आ गया 1 बटा 2। ठीक है, इधर 2
और -20 और ये, ठीक है 50 ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।